दोस्तों, यह एक पूरी तरह काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें सभी पात्र, नाम और घटनाएं वास्तविकता से अलग हैं और किसी भी भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे यूके स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। उसने चुपके से स्वीकार किया कि नंदनी एक खूबसूरत लड़की थी, उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए। निगेल एक औरत प्रेमी था जो कई औरतों के साथ सो चुका था। हालांकि नंदनी उनसे अलग थी क्योंकि वह उसे एक अलग एहसास दे सकती थी। वह सौम्य व्यक्तित्व वाली एक सुंदर महिला थी। निगेल उत्साहित हो गया जब उसने उसके बालों से खुशबू की एक झलक महसूस की। जब नंदनी ने देखा कि निगेल उसके बहुत करीब आ गया है तो वह तुरंत घबराकर खड़ी हो गई। फिर वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गई और खुद को उस आदमी से दूर कर लिया। निगेल उसके कृत्य से हैरान रह गया और सोचने लगा, इस दुनिया में कौन सी महिला मुझे अस्वीकार करने की हिम्मत करेगी। जब यह ख्याल उसके दिमाग में आया तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। निगेल ने कहा, मेरा एक सिंपल गोल है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास कई योग्य साथी हों जो फ्यूचर में वर्मा परिवार का मैनेजमेंट करने में मेरी हेल्प करें। नंदनी हैरान रह गई। उसने सोचा, हमारे देश में एक ही विवाह प्रथा है। निगेल के मन में ऐसे ख्याल कैसे आ सकते हैं? नंदनी ने असहजता को कम करने के लिए हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त क्या कहना सही होगा। क्या आप उनमें से एक बनने को तैयार हैं? निगेल ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज ऐसी थी मानो उसके प्रपोजल को कोई महिला रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। नंदनी ने अपनी सांस रोक ली और लगातार अपना सिर हिलाया। निगेल, मैं तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं हूं। निगेल ने जवाब दिया, चुनी हुई महिलाओं में अपनी ताकत होती है। अगर आप मुझसे एग्री हो जाए तो आप तुरंत मेरी हो सकती हैं। बेशक, मेरी लीगल पत्नी वही घमंडी औरत है। नंदनी फिर से कांप उठी। मुझे माफ करना निगेल, मैं सिर्फ टाई हेवन में वर्मा परिवार द्वारा दिए गए काम को पूरा करने की उम्मीद करती हूं। निगेल ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और सॉफ्ट टोन में कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं घमंडी औरतों का फैन नहीं हूं? एक फूलदान तभी तक सुंदर रहता है जब तक वो टुकड़ों में न बिखर जाए। उसके बाद उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। नंदनी उलझन में थी। हल्की सी मुस्कान के साथ निगेल ने उसे गौर से देखा। तुम मुझसे सहमत हो जाओगी, मुझे यकीन है। ठीक है, चलो काम पर वापस चलते हैं। स्कारलेट स्वान विला को नीचे लाने की प्लानिंग अब ऑफिशियली शुरू हो गई है। जैसा मैंने तुम्हें बताया है वैसा करो और जब जरूरत होगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब निगेल चला गया और उसकी नजरों से ओझल हो गया तो नंदनी ने राहत की सांस ली। फिर वह एक कुर्सी पर हतप्रभ होकर बैठ गई। उस दिन दोपहर 3 बजे एक छोटा वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया। वीडियो एक आलीशान प्राइवेट रूम में बनाया गया था। वीडियो में रीना मेन टेबल पर बैठी हुई दिखाई दी। उसने कहा, मैंने आप सबको यहाँ रेड स्वान का टेस्ट लेने के लिए बुलाया है। इसे कहीं और पाना इजी नहीं है। रीना को छोड़कर गेस्ट्स के चेहरे ब्लर थे। फिर कैमरे ने टेबल पर फोकस किया। टेबल पर रोस्टेड स्वान सर्व किया गया था। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा था और खाने से भाप निकल रही थी। गेस्ट्स ने इसे टेस्ट करने के बाद तारीफ करनी शुरू कर दी। एक गेस्ट ने कहा, मुझे लगा था कि रेड स्वान प्रोटेक्टेड जानवर हैं। आपको ये कैसे मिला? इसका टेस्ट तो कमाल का है। रीना ने हल्की मुस्कान दी। किसी और के लिए इसे पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। हाँ, मिस वर्मा, आप हमें कभी निराश नहीं करती। आप इस जंगली जानवर को इतनी आसानी से पा सकती हैं। ठीक है, चलो फूड एंजॉय करते हैं, रीना ने हंसते हुए कहा। वीडियो वहीं खत्म हो गया। कुछ ही देर में वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों की भीड़ लग गई। ये क्या बकवास है? रेड स्वान तो नेशनल प्रोटेक्टेड फर्स्ट क्लास जानवर हैं। मैं एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूं। कोई बता सकता है कि यह कैसे करना है? मैंने वीडियो रिपोर्ट कर दिया है। इन्हें सच में जंगली जानवर खाने की हिम्मत है? क्या इन्हें नहीं पता कि जंगली जानवरों की संख्या कम है और ये वायरस से भरे होते हैं? कुछ ही घंटों में वीडियो के व्यूज 10 मिलियन से ज्यादा हो गए। साथ ही इसे लाखों बार शेयर किया जा चुका था। इंटरनेट पर इस टॉपिक पर जमकर बहस हुई और नेटिजन्स ने रीना पर असंतोष जाहिर किया। क्या वो बस अमीर होने के कारण कानून को इग्नोर कर सकती है? मैं उसे जानता हूं। वो रीना है, पोलर्टन रियल एस्टेट की मालकिन। वीडियो में सारे गेस्ट बड़े नामी लोग थे।
संबंधित विभाग कहाँ है? कृपया अपना काम करें। जल्द ही इंटरनेट पर और भी नेगेटिव कमेंट्स आने लगे। शाम 5 बजे रीना ने खुद आरोपों पर बयान देने का फैसला किया। उसने कहा, जब किसी ने वीडियो वायरल किया तो मैं बहुत गुस्सा हो गई। मैं समझ सकती हूं कि आप सब क्यों नाराज हैं। मैं यहां यह क्लियर करने आई हूं कि वहां जो लाल हंस था वह वाइल्ड एनिमल नहीं था, इसे घरेलू तौर पर पाला गया था। वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुरंत ही नफरत और आलोचना की बाढ़ आ गई। एक प्रोफेशनल ने ट्विटर पर आकर समझाया कि लाल हंस को नहीं खाना चाहिए, भले ही वह नस्ल का हो। उन्होंने कहा कि रीना की हरकत बेहद गलत थी। प्रोफेशनल के एक्सप्लेनेशन के साथ ही इंटरनेट पर बहसें शुरू हो गईं। लोगों ने रीना को कोसना शुरू कर दिया। कई ऑफिशियल ट्विटर यूजर्स ने भी सिचुएशन पर अपने व्यूज शेयर किए। उन्होंने लीगल पहलुओं और रीना की रेपुटेशन पर पड़ने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट की बातें की। कुछ ही घंटों में रीना द्वारा लाल हंस खाने की खबर ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर पहुंच गई। रीना ने पूरी घटना के दौरान चुप रहना ही बेहतर समझा। उसका फोन नंबर भी लीक हो गया था, लेकिन उसका फोन पूरे समय स्विच ऑफ था। इस समय रीना एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी हुई थी। वह चुपचाप अपने फोन को देख रही थी। उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि वह बिना किसी डर के साइबर बुलिंग का सामना कर रही थी। हालांकि बोर्डरूम में बैठे लोगों की सोच अलग थी। मिस वर्मा, प्रेजेंट सिचुएशन आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। कुछ डायरेक्टर्स अपने शेयर वापस लेना चाहते हैं, एक मिडिल एज आदमी ने गंभीर आवाज में कहा। वह पोलर्टन रियल एस्टेट के बोर्ड मेंबर में से एक था। बोर्ड के एक और मेंबर ने कहा, शेयर प्राइस में भारी गिरावट आ रही है और यह जल्द ही अपने लोअर लेवल पर पहुंच जाएगा। उस वक्त पोलर्टन रियल एस्टेट का अंत हो जाएगा। मिस वर्मा, आपको हमें जवाब देना होगा। क्या आप पीआर डिपार्टमेंट से बात नहीं करेंगी? रीना खड़ी हो गई और बिना कुछ क्लियर किए कहा, हमें कुछ नहीं करना है, मीटिंग खत्म। अपने ऑफिस में वापस आकर उसने अपनी कनपटियां रगड़ी और कड़वी हंसी में कहा, क्या मुझे इस मैटर को ऐसे ही चलने देना चाहिए? तभी लावण्या ने उसे कॉल किया। तुम क्या कर रही हो? तुम लाल हंस खाने क्यों गई? अब लोगों ने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दिया है। रीना ने जवाब दिया, हर्षित ने मुझे ऐसा करने को कहा था। लावण्या का टोन तुरंत बदल गया। ओ, मैं समझ गई, फिर सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया, जिससे रीना अचंभित रह गई। लावण्या हर्षित पर इतना ट्रस्ट क्यों करती है? मुझे समझ नहीं आता, आखिर क्यों? मैं सच में समझ नहीं पा रही हूं। इसी वक्त मास्टरमाइंड हर्षित डोंटर पिक्चर्स के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी की तैयारी कर रहा था। उसे वसुंधरा का फोन आया कि डोंटर पिक्चर्स ने रात 8 बजे होने वाले सेरेमनी में 32 आर्टिस्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का प्लान बनाया है। ये आर्टिस्ट्स या तो पोलर्टन फिल्म एकेडमी या पोलर्टन म्यूजिक एकेडमी के ग्रेजुएट्स थे और बहुत टैलेंटेड थे। डोंटर पिक्चर्स ने आर्टिस्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड्स अपनाए थे। उन 32 कैंडिडेट्स को फाइनल करने से पहले कई लेवल्स की स्क्रीनिंग की गई। वसुंधरा की पॉपुलैरिटी से कौन वाकिफ नहीं था। पैसों और रिसोर्स की कमी की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि कंपनी का को मैनेजमेंट पोलर्टन के सबसे अमीर आदमी चंद्रकांत कर रहे थे। हर्षित सेरेमनी में जाते वक्त अपने फोन पर वायरल नेगेटिव न्यूज देख रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने सोचा, किसने मुझे बताया था कि वह डोंटर पिक्चर्स के साथ साइन करना चाहती थी? काफी देर सोचने के बाद उसे याद आया, ये सुमित्रा और प्रियंका थीं। प्रियंका इशिता की छोटी बहन थी। वे दोनों ही उसके हाई स्कूल के क्लासमेट्स थे। डोंटर पिक्चर्स का पोलर्टन के बिजी सेंटर में एक आलीशान ऑफिस बिल्डिंग थी। यह भले ही एक नई कंपनी थी, लेकिन चंद्रकांत और वसुंधरा के जॉइंट वेंचर के कारण इसे कोई हल्के में नहीं ले सकता था। हर्षित के अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही डोंटर पिक्चर्स का गेट लोगों से भर चुका था। गेट के बाहर 10 से ज्यादा रोल्स रॉयस और 4 लिमिटेड एडिशन कोएनिग्सेग कार्स खड़ी थीं। थोड़ी दूरी पर मीडिया को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। चंद्रकांत ने सिल्वर सूट पहना हुआ था। उसके बाल पीछे की ओर खींचे हुए थे और हाथ में एक सुंदर दिखने वाली बेंत थी। हालांकि वह पहले से ही 70 साल का था, फिर भी वह फिट और मस्कुलर था। उसकी बॉडी में उम्र बढ़ने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे।
उसके बगल में एक अट्रैक्टिव और गॉर्जियस महिला खड़ी थी। उसने अपने हाथ सामने की ओर जोड़े हुए थे। उसकी लंबी ब्लैक ड्रेस और परफेक्ट मेकअप ने उसकी ब्यूटी और ग्रेस को और बढ़ा दिया था। बैरिकेड्स के पीछे थोड़ी दूरी पर फैंस चिल्लाते हुए कतार में खड़े थे। गेट के पास वसुंधरा के बगल में 2 लाइंस में खड़े दरबान नजर आ रहे थे। ये दरबान असल में वो 32 टैलेंटेड आर्टिस्ट्स थे जो डोंटर पिक्चर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे। अगर हर्षित यहां होता तो वह उनमें से कुछ को पहचान सकता था। इशिता की बहन प्रियंका और सुमित्रा भी वहीं थीं। हालांकि वे स्माइल करते हुए एक साथ खड़े थे, पर उनकी एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा डर भी साफ नजर आ रहा था। वे खुश थे क्योंकि डोंटर पिक्चर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका किसी बड़े ब्रेक से कम नहीं था। इसके रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज के साथ उनकी फेमस होने की गारंटी थी। लेकिन दूसरी ओर वे डर रहे थे क्योंकि वसुंधरा ने पहले ही उन्हें वार्निंग दे दी थी कि उन्हें अपना बेस्ट देना होगा। ये सभी 32 आर्टिस्ट्स स्मार्ट थे और तुरंत समझ गए कि उनका बॉस कौन हो सकता है। बॉस वही था जो हेवनली प्राइवेट रूम में बैठा हुआ था। पोलर्टन ऊपर से शांत लग सकता था, लेकिन सबने सुन रखा था कि पोलर्टन जनरल हॉस्पिटल और पोलर्टन फार्मा की सफाई, यह सब उस इंसान ने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए करवाया था। और वसुंधरा के गाए हुए गाने आई लव यू से सबको यह भी क्लियर हो गया था कि वह बॉस को पसंद करती थी। इसलिए सबने मान लिया कि बॉस एक काफी खतरनाक इंसान होगा। वसुंधरा ने क्राउड पर नजर डाली और माइक उठाया। आज डोंटर पिक्चर्स की स्थापना हुई है। तभी एक रिपोर्टर ने चिल्लाते हुए कहा, सुश्री लोव, क्या आप बता सकती हैं कि डोंटर पिक्चर्स का नाम कहां से आया? टेयर पार्ट आपके नाम से जुड़ा है, तो क्या आप डॉन पार्ट के बारे में बता सकती हैं? क्या यह किसी के नाम से रिलेटेड है? वसुंधरा ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, आज का फोकस इस पर नहीं है। हमारे पास आज 3 एजेंडाज हैं। पहला, डोंटर पिक्चर्स की स्थापना को सेलिब्रेट करने के लिए रिबन कटिंग सेरेमनी। दूसरा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और तीसरा, लोकल एंटरप्राइजेस के साथ बड़े स्केल पर कोलैबोरेशन की शुरुआत। दरअसल एक और एजेंडा था। हर्षित कंपनी का निरीक्षण करने और सुधार के सुझाव देने आने वाला था, लेकिन वसुंधरा ने इसे मेंशन नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि हर्षित लो प्रोफाइल रहना पसंद करता है। नंदिनी पहले ही बैरिकेड्स के पीछे पहुंच चुकी थी। वह एक एमपीवी में बैठी हुई थी और गहरी सांस लेते हुए वसुंधरा को देख रही थी। वह वसुंधरा को अपना आइडल मानती थी और उसकी बड़ी फैन थी। ड्राइवर एक 40 साल की शॉर्ट हेयर वाली महिला थी। वह सुसान मूर थी, जिसे वर्मा फैमिली ने मैनेजर के तौर पर हायर किया था। डोंटर पिक्चर्स में काफी पोटेंशियल है। मैं बाद में उनके साथ एक एंडोर्समेंट डील डिस्कस करने वाली हूं। तुम्हारा क्या सोचना है? नंदिनी ने सुसान से पूछा। सुसान ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, डील की कीमत बहुत हाई होगी और रिटर्न शायद उस कीमत को जस्टिफाई न करे। वसुंधरा की एंडोर्समेंट फीस मिलियंस से शुरू होती है और हो सकता है कि वह इस ऑफर को एक्सेप्ट न करे। उसने पहले भी वर्मा फैमिली को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अगर तुम उसे मनाने में कामयाब होती हो तो वर्मा फैमिली काफी इंप्रेस हो जाएगी। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर कोशिश करते हैं। अगर कोशिश करेंगे तो फेल होने का रिस्क है, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो फेल होना पक्का है। सुसान शांत हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी सरकास्टिक स्माइल आ गई। उसके मन में ख्याल आया, ड्रीम ऑन। क्या उसने वसुंधरा के पीछे के पावरफुल इंसान के बारे में नहीं सुना? यहां तक कि निगेल भी वसुंधरा से उलझने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस बीच वसुंधरा ने चंद्रकांत के साथ मिलकर डोंटर पिक्चर्स के पहले दिन का रिबन काटा। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी और मौके पर तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। हर्षित अंततः वहां पहुंचा और चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर रिबन कटिंग सेरेमनी देखता रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस 22वीं मंजिल पर होगी। मीडिया कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स बिल्डिंग में एंटर करना शुरू कर सकते हैं। वसुंधरा की मीठी आवाज गूंजी। कुछ 100 पत्रकार बेस्ट शूटिंग पोजीशन पाने की कोशिश में बिल्डिंग में घुस गए। जो लोकल एंटरप्राइजेस यहां कोलैबोरेशन पर डिस्कशन के लिए आए हैं, वे 23वीं मंजिल पर वेट कर सकते हैं। कृपया उन लोगों को भी इन्फॉर्म करें जो अभी तक नहीं पहुंचे। आर्टिस्ट्स अपने ओरिजिनल लोकेशंस पर वेट करें।
जब बुलाया जाए तभी आई। नंदिनी ने एक और गहरी सांस ली और कार से बाहर आ गई। आखिरकार कंपनी के बाहर सिर्फ कुछ ही लोग बचे। करीब 6 मिनट तक इंतजार करने के बाद और ये कंफर्म करने के बाद कि किसी का ध्यान उस पर नहीं है, हर्षित धीरे धीरे बिल्डिंग में दाखिल हुआ। जैसे ही वह रेड कारपेट पर आया, भीड़ में से किसी ने उसका मजाक उड़ाया। ओह, ये हर्षित है। तुम्हारे जैसा सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग में क्यों घुस रहा है? हर्षित ने पलटकर भीड़ में इशिता को देखा। अब 32 आर्टिस्ट्स का ध्यान उस पर गया। जाहिर था उसके कपड़े किसी डिजाइनर ब्रांड के नहीं थे। वो सिंपल और मार्केट से खरीदे हुए लग रहे थे। उसके ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसकी अमीरी दिखाती हो, जैसे घड़ी या ज्वेलरी। कुल मिलाकर वह गरीब सा दिख रहा था। क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं या किसी बिजनेस डिस्कशन के लिए? 32 आर्टिस्ट्स में से एक ने पूछा। वह इशिता की बहन प्रियंका थी। मैं यहां इंस्पेक्शन के लिए आया हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा। हर्षित ने शांत चेहरा बनाए हुए सिर हिलाया। इनमें से कुछ भी नहीं। सुमित्रा, जो प्रियंका के बगल में खड़ी थी, हंसी। तो तुम यहां प्रॉब्लम क्रिएट करने आए हो? कई फीमेल गेस्ट्स के चेहरे पर एकदम मायूसी छा गई। प्रियंका ने ओवर एक्टिंग करते हुए कहा, वाह, मुझे मत बताओ कि तुम डोंटर पिक्चर्स के प्रेसिडेंट हो और यहां इंस्पेक्शन के लिए आए हो। यह कहते ही वह जोर से हंसने लगी। हर्षित के जवाब देने से पहले लाइन के एंड में खड़े आर्टिस्ट्स में से एक ने रिस्पेक्टफुली कहा, हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। शायद वो यहां किसी काम से आया हो। हर्षित ने देखा कि वह लड़की करीब 20 साल की थी। वह काफी प्योर और इनोसेंट लग रही थी। उसके चेहरे से यंग एनर्जी निकल रही थी। वैनेसा, वो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है जो 5,000 रुपये महीने की सैलरी कमाता है। उसका क्या मामला हो सकता है? प्रियंका ने वैनेसा को एक तिरस्कार भरी नजर से देखा। वैनेसा का चेहरा एकदम लाल हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया। आप लोगों को इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फूल! सुमित्रा ने आंखें घुमाई और वैनेसा को देखा। वैनेसा के प्रति कई फीमेल आर्टिस्ट्स के एक्सप्रेशन भी मजाकिया और उपहास भरे थे। वैनेसा का परिवार 32 आर्टिस्ट्स में सबसे कम अमीर था। फिर भी वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने क्लीन हार्ट के लिए जानी जाती थी। कितना भोलापन है! अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में टिकना है तो तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। हर्षित अब भी वैनेसा को देख रहा था। वह सच में यंग और ब्यूटीफुल थी। साथ ही उसकी आभा साफ और प्योर थी, जो उसे लाइक करने लायक बनाती थी। यह देखकर कि हर्षित अभी भी वैनेसा को देख रहा था, प्रियंका ने कहा, क्या देख रहे हो? वह तुम्हारी हैसियत से बाहर है। तुम हमारी तरफ देखने लायक भी नहीं हो। उसने हर्षित की ओर आंखें तिरछी की। हर्षित की भौहें तन गईं और उसने प्रियंका को ठंडी नजरों से देखा। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि एक और बकवास शब्द बोलकर दिखाओ। ओह, क्यों? क्या तुम उसे मारने वाले हो? पीछे से एक और आवाज आई। हर्षित ने पलटकर देखा तो वह इशिता थी, प्रियंका की बड़ी बहन। इशिता, प्रियंका और सुमित्रा तीनों हर्षित की हाई स्कूल की क्लासमेट्स थीं। स्कूल में रहते हुए भी उन्हें अपनी अमीरी दिखाने का बड़ा शौक था। हर्षित के मन में तीनों औरतों के लिए कोई इज्जत नहीं थी। उनसे बहस करना उसे वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। इशिता ने हर्षित को तिरस्कार भरी नजर से देखा। जब वह उसे छूती हुई बिल्डिंग में घुस गई तो उसने उसका मजाक उड़ाया। वह क्यों अंदर जा सकती है? हर्षित ने पूछा। वह डोंटर पिक्चर्स के साथ बिजनेस मैटर्स पर डिस्कशन के लिए मिस्टर येट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या तुम समझ रहे हो? प्रियंका ने फिर से आंखें घुमाई। मिस्टर येट्स? क्या यह जीशान का भतीजा फ्रैंकी येट्स है? प्रियंका की आवाज तेज हो गई। मिस्टर येट्स, क्या तुम जानते भी हो कि वह कौन है? क्या तुमने पहले कभी उसका नाम सुना है? वह जीशान का भतीजा है। हर्षित की प्रियंका के प्रति नफरत बढ़ती गई। जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, वसुंधरा के मैनेजर ने दौड़ते हुए कहा, जल्दी से अंदर आ जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग खत्म हो गई है। हम शेड्यूल के अगले पार्ट पर जा रहे हैं। मेहमानों की लाइन जल्दी से बिल्डिंग में घुस गई। मैनेजर ने हर्षित की तरफ एक अजीब स्माइल दी और फिर वापस इमारत में दौड़ गया।
हर्षित भी उनके पीछे पीछे चला गया और सीधे डोंटर पिक्चर्स के हेडक्वार्टर की ओर बढ़ा। वह एक खाली ऑफिस में घुस गया और कुछ सोचने लगा। इस बीच वसुंधरा और नंदिनी की नजरें आपस में मिली। जब वसुंधरा नंदिनी को देख रहा था, नंदिनी भी उसे देख रही थी। वसुंधरा की नजर में कई मिक्स्ड फीलिंग्स थीं। उसे थोड़ी प्रशंसा और थोड़ी जलन महसूस हुई। क्या यह वही लड़की है जिसे हर्षित ने चुना था? वह सच में बहुत सौम्य और खूबसूरत है। दूसरी तरफ नंदिनी की नजर भी थोड़ी जटिल थी। यह पहली बार था जब उसने वसुंधरा को इतने करीब से देखा। वह सच में एक खूबसूरत और ग्रेसफुल औरत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लड़के उसके प्यार में पड़ जाते हैं। क्वीन लोव, मैं वर्मा इंटरनेशनल की चेयरमैन नंदिनी हूं। मैं यहां एडवर्टाइजमेंट डील्स और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन पर डिस्कशन के लिए आई हूं। नंदिनी खड़ी हुई और रिस्पेक्टफुली झुकी। वसुंधरा जल्दी से उठ खड़ा हुआ। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी अभी 3 और कंपनियों से इन्हीं बिजनेस मैटर्स पर बात की है। उनके रिप्रेजेंटेटिव पोलर्टन रियल एस्टेट से रीना और ईस्टर्न इंटरनेशनल से फ्रैंकी थे। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के मामलों में सब कुछ साथ में हो सकता है। हम में से कोई भी मार्केट पर मोनोपोली नहीं कर सकता। एंडोर्समेंट डील के बारे में उसने पूछा। क्या तुम्हें मेरी रेट्स पता है? नंदिनी ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है। ये लाखों से शुरू होती है और इस पर डिपेंड करता है कि आप डील एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं या नहीं। वसुंधरा ने जवाब दिया, असल में मैंने कभी कोई डील एक्सेप्ट नहीं की है। क्या आप टेहेवन में वर्मा फैमिली को भी यही जवाब देंगे? नंदिनी ने अपने होंठ काटे, क्योंकि उसके पास वर्मा फैमिली की बैकग्राउंड का यूज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वसुंधरा की स्माइल में हल्की ठंडक थी। अगर टेहेवन किंग भी आ जाए तो भी मैं यही जवाब दूंगा। नंदिनी की मैनेजर सुसान ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, ऐसा नहीं है कि टेहेवन किंग ने वसुंधरा से इस बारे में बात नहीं की है। जब वसुंधरा ने पहले भी मना कर दिया था तो टेहेवन किंग कुछ नहीं कर सका, कोई भी। यहां तक कि टेहेवन किंग भी वसुंधरा को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, जब तक कि लोव फैमिली का वह पावरफुल शख्स जिंदा था। नंदिनी ने हल्की स्माइल के साथ कहा, ठीक है, धन्यवाद। वह जाने के लिए झुकते हुए तैयार हुई, लेकिन वसुंधरा ने कहा, आप एक इंसान से पूछ सकती हैं। अगर वह मान गया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। नंदिनी ने आश्चर्य में कहा, क्या मैं उस शख्स को जानती हूं? वसुंधरा ने जवाब दिया, हां, आप उसे जानती हैं और आपके उसके साथ बहुत क्लोज रिलेशन भी है। वह इतना अच्छा इंसान है कि वह आपके साथ इतना अच्छा बिहेव करता है कि मुझे आपसे जलन होती है। नंदिनी चौंक गई। अचानक उसे एक शख्स याद आया और उसने फिर से सिर झुका लिया। ठीक है, मैं अभी जाकर उसे ढूंढती हूं। उसे नाइजेल की याद आई। वह मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है। नाइजेल के अलावा और कौन वसुंधरा को मना सकता है? वसुंधरा की बॉडी लैंग्वेज देखकर नंदिनी ने सोचा कि उसे नाइजेल से प्यार है। हालांकि सुसान को इस पर डाउट था। उसने सोचा कि यह नाइजेल नहीं है, क्योंकि पहले भी वसुंधरा ने नाइजेल को कोई अटेंशन नहीं दी थी। उसके साथ अच्छा बिहेव करो और उसे हर्ट मत करना, वसुंधरा ने बुदबुदाया। नंदिनी थोड़ी नर्वस हो गई। उसे यकीन नहीं था कि उसने सही सुना या नहीं। वह बस तेजी से चलने लगी। वसुंधरा ने उसकी जाती हुई आकृति को देखा और गहरी सांस ली। फिर उसने हल्के से मुस्कुराया। हर्षित, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक अपवाद बनाने जा रहा हूं। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। यह रीना थी, जो परेशान लग रही थी। रानी लोवे, रीना ने कहा। वसुंधरा ने रीना की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि सुश्री वर्मा हाल ही में बुरी अफवाहों में फंसी हुई हैं। हाँ, यही वजह है कि मैं आपसे हेल्प मांगना चाहती थी। रीना ने वसुंधरा को ईमानदारी से देखते हुए कहा, यह लाल हंसों से जुड़ा कोई एडवर्टाइजमेंट डील तो नहीं है ना? वसुंधरा को अपने अंदर हल्की ठंडक महसूस हुई। चाहे रीना की बैकग्राउंड कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वह ऐसी लिमिट पार करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। यह लाल हंस था, देश द्वारा प्रोटेक्टेड फर्स्ट क्लास वाइल्ड एनिमल। कोई भी ऐसे कंट्रोवर्शियल मामले में शामिल होने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, पीआर डिपार्टमेंट अब कुछ नहीं कर सकता। मेरी प्लानिंग पहले से ही चल रही है। रीना ने अपने प्लान को एक्सप्लेन करने का मौका लिया। वसुंधरा की भौहें तन गईं। तुम बहुत रिस्की गेम खेल रही हो। एक गलत स्टेप और तुम पोलर्टन रियल एस्टेट को बर्बाद कर दोगी, और इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता।
रीना ने गहरी सांस ली। वसुंधरा ने भी आह भरी। क्या यह तुम्हारा आइडिया है? यह बहुत रिस्की है सुश्री वर्मा। रीना को अचानक लावण्या का बिहेवियर याद आ गया। उसने अपने दांत भींचे और कहा, नहीं, हर्षित ही वह इंसान था जिसने मुझे इस आइडिया के बारे में बताया था। वसुंधरा की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। तो क्या यह उनका आइडिया था कि तुमने मुझे स्पोक्सपर्सन बनने के लिए इनवाइट किया? नहीं, यह मेरा आइडिया था। जैसे ही वह यह कहने वाली थी, उसने वसुंधरा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे। आखिरकार उसने कहा, हाँ। वसुंधरा के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसने हार मानने वाले अंदाज में पूछा, ठीक है, तुम प्रचार वीडियो कब शूट कर रही हो? क्या? अब रीना के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह हैरान थी कि हर्षित कितना इन्फ्लुएंशियल था। क्या वह सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं है? लावण्या उस पर इतना भरोसा क्यों करती है? और हर्षित का नाम सुनते ही वसुंधरा तुरंत हेल्प करने के लिए रेडी क्यों हो गया? उसने तो शुरू में इतनी साफ मना कर दिया था। आखिर हर्षित की पहचान क्या है? वसुंधरा लंबे समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी और वह समझ गई थी कि रीना हर्षित के नाम का यूज करके उसकी रिएक्शन टेस्ट कर रही थी। हालांकि वह रीना और हर्षित के रिलेशन के बारे में अनिश्चित थी। उसने कहा, क्या होगा अगर तुम हर्षित से मुझे पर्सनली बताने के लिए कहो? अगर वह एग्री होता है तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। रीना आश्चर्य में थी। हर्षित वाकई में एक बड़ा इंसान है। अगर दिवा उसके लिए इतनी रेडी है, यही है। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं अभी जाकर हर्षित से पूछूंगी। वसुंधरा ने सिर हिलाया, जाओ। कुछ और लोकल एंटरप्राइजेस से मिलने के बाद वसुंधरा आखिरकार थोड़ा रिलैक्स कर पाया। उसने हर्षित को फोन किया। हर्षित, क्या तुम पहुंच गए? हाँ, लेकिन मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ लोगों ने रोक लिया है। मैं अभी नहीं जा सकता। हर्षित ने कॉल रख दी और कॉन्फ्रेंस रूम में इधर उधर देखने लगा। पहले तो वह कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर पैरासाइट के बारे में सोच रहा था, लेकिन एक आर्टिस्ट ने उसे बिल्डिंग में आते हुए देख लिया। फिर बाकी सभी आर्टिस्ट कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गए और उसे चारों ओर से घेर लिया। सभी आर्टिस्ट्स में से प्रियंका और सुमित्रा सबसे ज्यादा इनएप्रोप्रिएट थीं। हर्षित, क्या तुम मरना चाहते हो? प्रियंका ने हर्षित को गुस्से से देखा। डोंटर पिक्चर्स के चेयरमैन आने वाले हैं। सुमित्रा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें बिना परमिशन के अंदर किसने आने दिया? अगर चेयरमैन तुमसे नाराज हो गए तो क्या तुम उसके कंसिक्वेंसेस फेस कर सकोगे? यह क्लियर था कि ये दोनों वुमन क्रेडिट लेना चाहती थीं। जिस किसी का परफॉर्मेंस बेस्ट होता, उसे ही बेस्ट रिसोर्सेज मिलते। हर कोई जानता था कि डोंटर पिक्चर्स ने टॉप स्क्रिप्ट राइटर्स से 3 स्क्रिप्ट्स हासिल की थीं। इसका मतलब था कि 3 लीड फीमेल रोल्स और 3 सपोर्टिंग फीमेल रोल्स अवेलेबल थीं। अगर उन्हें लीड रोल मिल जाता और वे एक ड्रामा से रातों रात फेमस हो जाती, तो वे फर्स्ट क्लास फीमेल सुपरस्टार बन सकती थीं। हर किसी को प्रियंका और सुमित्रा के इरादे क्लियर थे। इसलिए हर्षित इस वक्त औरतों के एक ग्रुप से घिरा हुआ था जो उससे क्वेश्चन कर रही थीं। वेनेसा को छोड़कर बाकी सब उससे बहस करने की कोशिश कर रहे थे। प्रियंका और सुमित्रा बहुत खुश थीं कि अब हर्षित के आने के बाद उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिला। सब कुछ उनकी इच्छा के मुताबिक आसानी से चल रहा था। बॉस कहाँ है? हमारा परफॉर्मेंस तो देखो। क्या चेयरमैन चुपके से हमारा इंस्पेक्शन कर रहा है? सुमित्रा और प्रियंका दोनों बहुत खुश थीं। हर्षित का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। वह शांत होकर खड़ा हुआ और बोला, तुम लोग ही मौत की इच्छा रखते हो। प्रियंका कुछ पल के लिए शॉक्ड रह गई। उसने गुस्से में हर्षित की ओर इशारा किया और कहा, कितना बदतमीज! क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कहां हो? तुम सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हो। तुम्हें यहां आने का हक किसने दिया? सुमित्रा ने भी गुस्से में कहा, तुम तो बस एक पालतू कुत्ते जैसे हो। यहां से भाग जाओ। यह सही है। तुम्हें यह हक किसने दिया? मैंने। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। तभी सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आए। उनके हाथ में एक छड़ी थी और उन्होंने सिल्वर कलर का सूट पहना हुआ था। वह कोई और नहीं, चंद्रकांत थे। उनकी शक्ल बहुत सीरियस थी। ये शॉर्ट साइटेड औरतें मौत को दावत दे रही हैं। हर्षित का इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या इन्हें मरने का शौक है? भले ही ये न चाहें। मैं तो जीना चाहती हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
चंद्रकांत ने गुस्से से सबकी तरफ देखा। तुरंत ही जो आर्टिस्ट साइन करने का इंतजार कर रहे थे वे डर गए। चंद्रकांत ने सालों तक पोलर्टन में शो चलाए थे। उनकी पर्सनैलिटी बहुत प्रभावशाली थी। आर्टिस्ट्स की हिम्मत नहीं हुई कि वे कुछ बोल सकें। वे कंफ्यूज थे और सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे थे। तभी जमीन पर हाई हील्स की खनकती आवाज सुनाई दी। वसुंधरा, जो ब्लैक गाउन पहने हुए थी, गुस्से से भरे चेहरे के साथ अंदर आई। उसने हर्षित को सलाम किया। हर्षित, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है, तुम मुझे सजा दे सकते हो। 32 टैलेंटेड आर्टिस्ट्स ने ये नजारा देखा और हैरान रह गए। उनकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। खास तौर पर प्रियंका और सुमित्रा ने अपनी आंखें रगड़ी, ये सोचकर कि शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो रही है। ये तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। एक सिक्योरिटी गार्ड के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है कि दीवा उसके आगे झुक जाए? क्या तुम सब अंधे हो? श्री कैंपबेल चेयरमैन हैं, चंद्रकांत ने डांटा। हे भगवान, इस चौंकाने वाली बात को सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। क्या आप सभी अभी भी कंपनी के नाम को नहीं समझ पाए हैं? वसुंधरा ने सबकी ओर देखा। हर कोई पूरी तरह से शॉक्ड था। हर्षित, वसुंधरा, डोंटर पिक्चर्स, हर्षित ने कहा। वैनेसा को छोड़कर आप में से बाकी लोग डोंटर पिक्चर्स के स्टैंडर्ड के लायक नहीं हैं। जैसे ही उसने ये कहा, 31 आर्टिस्ट्स के चेहरे सफेद पड़ गए। हालांकि उन्होंने अभी तक डोंटर पिक्चर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, लेकिन वे सभी संभावित कैंडिडेट्स थे। अपने करियर के इस क्रूशल पॉइंट पर अगर डोंटर पिक्चर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो उनका करियर खत्म हो सकता था। वसुंधरा ने कहा, यह मेरा गुस्सा निकालने के लिए काफी नहीं है। मैं ये बात मीडिया में लीक कर दूंगी ताकि तुम सबको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, और साथ ही मैं बाकी फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस को भी सलाह दूंगी कि वे तुम्हें कभी साइन न करें। मैं तुम सबको, खास तौर पर तुम दोनों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। चंद्रकांत ने सुमित्रा और प्रियंका की तरफ इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा। बाकी 31 आर्टिस्ट्स को लगा कि अब उनका करियर पूरी तरह खत्म हो गया है। अगर वे डोंटर पिक्चर्स के साथ साइन नहीं भी करते तो भी उनके पास और मौके हो सकते थे। लेकिन अगर वसुंधरा मीडिया में यह बात फैला देती तो उनका नाम हमेशा के लिए मिट जाता। इसके अलावा चंद्रकांत ने भी कहा था कि वह अपनी पूरी ताकत से उन्हें ब्लैकलिस्ट करवा देंगे। उनके सारे सपने एक ही पल में टूट गए। नहीं मिस्टर कैंपबेल, प्लीज, मैं गलत थी। एक महिला आर्टिस्ट घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। सुमित्रा और प्रियंका कुछ बोल नहीं पा रही थीं। वे हर्षित की असली पहचान जानकर दंग रह गई थीं। ब्लैकलिस्ट होने की बात सुनने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका फ्यूचर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। प्रियंका दौड़ कर आई और घुटनों के बल बैठ गई। उसने हर्षित के पैर पकड़ लिए। हर्षित, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो? मुझे सच में तुम्हारी पहचान के बारे में कुछ नहीं पता था। सुमित्रा भी रोती हुई दौड़ी। मैं भी, मेरा यह मतलब नहीं था। आपको इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए। मुझे सच में बहुत अफसोस है। क्वीन लो, अगर आप एक ही बार में 31 कलाकारों के साथ साइनिंग सेरेमनी कैंसिल कर देंगी तो इससे कंपनी की इमेज पर बुरा असर पड़ेगा। इससे कंपनी के शेयर्स पर भी फर्क पड़ सकता है, कलाकारों में से एक ने शांति से कहा। वसुंधरा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे हैंडल कर सकती हूं। चंद्रकांत बोले, मैं इसके पीछे के सभी कंसिक्वेंसेस झेल लूंगा। इसके अलावा क्या हमारे पास अभी भी एक और एक्ट्रेस नहीं है? यह कहते हुए उन्होंने वैनेसा की तरफ इशारा किया। हैरान वैनेसा ने अपना मुंह खोला। हर्षित डोंटर पिक्चर्स के चेयरमैन हैं। वह वसुंधरा के भी बहुत क्लोज लगते हैं। रुकिए, यह तो अलग बात है। असली बात यह है कि डोंटर पिक्चर्स के अंडर मैं अकेली एक्ट्रेस बनने जा रही हूं। मतलब वे सिर्फ मुझ में और सिर्फ मुझ में ही इन्वेस्ट करेंगे। वह बुरी नहीं है, हर्षित ने जवाब दिया। अचानक वसुंधरा मुस्कुराया और वैनेसा का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ा। तुम वैनेसा हो, है ना? क्या तुम एड क्वींस स्टोरी और लेजेंडरी सन इन लॉ की लीड एक्ट्रेस बनने के लिए तैयार हो? क्या बकवास है, 2 नाटकों की लीड एक्ट्रेस? मैं रातों रात फेमस हो जाऊंगी। वैनेसा बहुत एक्साइटेड हो गई। उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया। उसने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
जब बाकी एक्ट्रेसेस ने यह देखा तो वे जलन से भर गईं। शुरुआत में उन्हें लीड एक्ट्रेस बनने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने उसे खो दिया। वसुंधरा ने आगे कहा, असल में मैंने दूसरे नाटक के लिए प्रियंका को लीड फीमेल कैरेक्टर के रूप में और सुमित्रा को सेकंड लीड के रूप में चुना था, लेकिन अब यह पॉसिबल नहीं है। प्रियंका और सुमित्रा पहले तो हैरान रह गईं, फिर जोर जोर से रोने लगीं। चंद्रकांत चिल्लाए, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? और जोर से रो। तुरंत ही मीटिंग रूम रोने की आवाजों से भर गया। वसुंधरा उनकी तरफ नहीं देख सका और उसकी नजर हर्षित पर पड़ी। हर्षित ने उदासीन लहजे में कहा, उनके एटीट्यूड को देखकर अगर आप इन्हें हायर करेंगे तो ये फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान हूं। मैं तभी एक्शन लेता हूं जब मुझे मजबूर किया जाए, और अगर मैं एक्शन लेता हूं तो सामने वाला इंसान बेकार हो जाता है। हर्षित ऐसे इंसान थे जो छोटी मोटी बातों और बहसों को इग्नोर कर देते थे, लेकिन अगर कोई उन्हें पहले उकसाता तो वह पीछे नहीं हटते थे। वसुंधरा जानता था कि हर्षित अपने साथियों के लिए प्रोटेक्टिव है, और चाहे कुछ भी हो वह हमेशा बदला लेते हैं। अगर तुम्हारा रोना खत्म हो गया हो तो यहां से चले जाओ, चंद्रकांत ने फिर चिल्लाया। वैनेसा का चेहरा चमक उठा और उसने कहा, थैंक यू क्वीन लो, मिस्टर कैंपबेल और मिस्टर लैंगफोर्ड। मुझे तुम पर भरोसा है, अच्छा करो, हर्षित ने जवाब दिया। वैनेसा ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। मैं जरूर अच्छा करूंगी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। इसके बाद वसुंधरा और हर्षित मीटिंग रूम से निकलकर एक बड़े ऑफिस में चले गए। इससे पहले कि वसुंधरा कुछ कह पाता, हर्षित ने पूछा, नंदिनी ने तुमसे क्या कहा? वसुंधरा ईर्ष्या से भर गया। लगता है कि तुम अभी भी अपनी एक्स वाइफ को नहीं भुला पाए हो। इस पर हर्षित ने कोई जवाब नहीं दिया। वसुंधरा ने बताया, वह चाहती थी कि मैं उसका एम्बेसडर बनूं, लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं तभी सहमत होऊंगा जब आप ऐसा करें। हर्षित ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुमने उसे मेरी आइडेंटिटी बताई? वसुंधरा घबरा गया और जल्दी से बोला, नहीं, मैंने उसे यह क्लियर नहीं किया कि मुझे किसकी परमिशन चाहिए। मुझे लगता है वह सोचती है कि मैं निगेल के बारे में बात कर रहा हूं। हर्षित ने राहत की सांस ली। परजीवी जल्द ही हमला करेगा, इसलिए हमें अलर्ट रहना होगा। मैं उसे अपनी असली पहचान तभी बता सकता हूं जब परजीवी चला जाएगा। मैं समझता हूं, मुझे पता है कि तुम कितने थके हुए हो, खासतौर पर जब तुम पिछले कुछ सालों से विदेश में थे। दुखी होकर वसुंधरा उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। हर्षित ने सिर हिलाया। यह इतना बुरा नहीं है। जब नंदिनी निगेल के ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि एक सेक्रेटरी अस्त व्यस्त कपड़ों में कमरे से बाहर आ रही थी और पास के डस्टबिन में उल्टी कर रही थी। नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया और वह उसके ऑफिस के बगल वाले मीटिंग रूम में इंतजार करने लगी। जल्द ही नाइजेल गीले बालों के साथ बाहर आया। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी नहा कर आया है। नाइजेल, क्या तुम वसुंधरा को जानते हो? नंदिनी ने पूछा। नाइजेल एक पल के लिए चौंक गया और फिर बोला, हाँ, मैं उसे जानता हूं। क्यों? उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन उसका सीरियस चेहरा उसके पर्सनैलिटी के बारे में कुछ और ही कह रहा था। नंदिनी ने कहा, मैं एक एडवर्टाइजमेंट के सिलसिले में उनसे मिलने गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। यह तो एक्सपेक्टेड था। वह काफी घमंडी और अहंकारी है। वह ऐसी नहीं है जो किसी छोटे से एड की फीस के लिए हाँ कर दे। नाइजेल ने सिंपल तरीके से जवाब दिया। नंदिनी ने कहा, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ढूंढूं। उसने कहा, अगर तुम परमिशन दोगे तो वह मान जाएगी। यह सुनकर नाइजेल एक पल के लिए फिर चौंक गया। उसका चेहरा और ज्यादा गंभीर हो गया। उसने ऐसा कहा? क्या तुम मुझे उसका पूरा डायलॉग रिपीट कर सकती हो? हम वसुंधरा की बात कर रहे हैं, वही पर्सन जिसने टेहवन किंग को खुलेआम इग्नोर कर दिया था। कोई चांस नहीं है कि वह मेरे लिए इतनी विनम्र होगी। नंदिनी ने वसुंधरा के शब्द दोहराए तो नाइजेल ने उन्हें एनालाइज करना शुरू किया। अगर वह ऐसा करे तो मैं सहमत हो जाऊंगा। ये कौन हो सकता है? सबसे पहले वह वसुंधरा का कोई करीबी होगा, तो कोई तरीका नहीं है कि वह मैं हूं। इसके अलावा वह इतना पावरफुल है कि वसुंधरा उसकी रिस्पेक्ट करती है और उसकी हर बात सुनती है। और एक और बात, वसुंधरा को इस बात का क्लियर आइडिया है कि वह नंदिनी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा।
क्या यह हर्षित हो सकता है? कुछ ही समय में नाइजेल ने पूरे सिचुएशन का डीप एनालिसिस कर लिया। वह काफी इंटेलिजेंट था और यही उसकी सक्सेस का कारण था। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वह गलत है, क्योंकि नंदिनी और हर्षित तो पहले ही डिवोर्स ले चुके हैं। अगर ऐसा है तो वह पर्सन हर्षित नहीं होगा। मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से दोनों पहले ही डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर चुके हैं और उस समय हर्षित की सेविंग्स अपने ग्रैंडफादर की मेडिकल फीस देने के लिए भी काफी नहीं थीं। अगर वह सच में हर्षित है तो वह अपनी आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से छिपा रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद नाइजेल ने कहा, ठीक है, मैं रात को वसुंधरा को कॉल करूंगा। नंदिनी ने राहत की सांस ली और स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू। नाइजेल ने हाथ हिलाकर उसे रोका। ठीक है। ओह हाँ, रीना का क्या अपडेट है? नंदिनी ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। मीडिया ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया है और कल पब्लिक ओपिनियन भी उसके खिलाफ हो जाएगी। उनका पीआर डिपार्टमेंट अब कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए बहुत लेट हो चुका है। इसके अलावा अधिकारियों ने अनाउंस कर दिया है कि कल वे स्कारलेट स्वान विला की जांच करेंगे। नाइजेल ने अपनी उंगली डेस्क पर दबाई। पोलर्टन टेलीविजन का क्या सीन है? क्या वे लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए आए थे? नंदिनी ने जवाब दिया, अभी नहीं। नाइजेल ने कहा, पोलर्टन टेलीविजन से लाइव ब्रॉडकास्ट की अरेंजमेंट करो। मैं उसकी इमेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते देखना चाहता हूं। नंदिनी ने सिर हिलाया। ठीक है। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि रीना के पास सिचुएशन बदलने का कोई चांस है? नाइजेल हंसा। बिल्कुल नहीं। अगर वह खुद को इससे बाहर निकाल भी लेती है तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि अगली बार ऐसा न हो। यह कहते हुए वह बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। तो फिर मैं चलती हूं। नंदिनी खड़ी हो गई। नाइजेल ने तुरंत उसकी बाजू पकड़ ली। इतनी जल्दी क्यों? नंदिनी का चेहरा लाल हो गया। मुझे अभी भी कुछ जरूरी काम करना है, तो मैं अब चलती हूं। फिर उसने उसकी पकड़ छुड़ाई, लेकिन नाइजेल को गुस्सा नहीं आया। उसकी मुस्कान मजाकिया थी। अभी मेरा मूड नहीं है। जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब तुम्हें अपने साथ सुलाऊंगा। इस बीच जब नंदिनी मीटिंग रूम से बाहर निकली तो उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने डिसाइड किया कि वह नाइजेल से दूरी बनाएगी और कभी भी उससे अकेले में नहीं मिलेगी। जब हर्षित जाने की तैयारी कर रहा था तो रीना ने अचानक उसे फोन किया। उसने अपनी सिचुएशन बताई और फोन काट दिया। तुमने सुना है ना? हर्षित ने वसुंधरा की तरफ देखा। वसुंधरा ने उसे आधी मुस्कान के साथ देखा। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? आपको नंदिनी की जितनी हो सके मदद करनी चाहिए। हर्षित के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। रीना के लिए तुम जो भी कहोगे मैं उससे सहमत हूं। वसुंधरा उसकी आंखों में चमक लिए उसके पास आ गई। उसकी नजरों में प्यार झलक रहा था। लेकिन क्या तुम मुझे बदले में कुछ दोगे? हर्षित को तेज सिरदर्द महसूस हुआ। मैं आपकी एक मांग से सहमत हूं, बशर्ते वह मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ ना हो। ठीक है, वसुंधरा ने उत्साह में कहा। जब हर्षित डोंटर पिक्चर्स से बाहर निकला तो चंद्रकांत एक शानदार रोल्स रॉयस कार के पास खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। क्या बात है? हर्षित ने भौहें चढ़ाकर पूछा। पोलर्टन एस्टेट्स के सुप्रीम विला का मालिकाना हक हर्षित को ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रिंस लुकास ने आपको वहां विजिट करने का इनवाइट भेजा है। क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? चंद्रकांत ने झुककर जवाब दिया। थोड़ा सोचने के बाद हर्षित ने कहा, ठीक है। सुप्रीम विला में दुनिया की सबसे एडवांस स्मार्ट होम और सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है। इसका स्पाईवेयर डिटेक्टर भी सबसे बेस्ट में से एक है, जिसे मिलिट्री एक्सपर्ट अविराज ने खुद डिजाइन किया है। इस घर की सिक्योरिटी पूरी तरह से गारंटीड है। चंद्रकांत ने कार में बैठने और पर्दे बंद करने के बाद समझाया। अगर पॉसिबल हो तो कोई सही मौका देखकर नंदिनी को वहां शिफ्ट करने की अरेंजमेंट करो। हर्षित ने जवाब दिया। लेकिन अभी नहीं। वह समझदार है और मैं चाहता हूं कि वह ऐसी सिचुएशन में एक्सपीरियंस गेन कर सके। समझ गया, चंद्रकांत ने सिर हिलाते हुए कहा। कार जल्द ही सुप्रीम विला के प्राइवेट गैराज में पहुंच गई। जब हर्षित अंदर गया तो उसने किसी को बुलाकर नंदिनी के साथ अपनी शादी की तस्वीर टांगने को कहा। पोलर्टन में सबसे महंगे घर के रूप में सुप्रीम विला की सुविधाएं अलग थीं। इसमें सब कुछ था। एक खास सर्वेलेंस रूम,
इंफॉर्मेशन रूम और एक इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम से लेकर 24 घंटे निगरानी करने वाला सैटेलाइट कैमरा भी। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह पोलर्टन में रहने के लिए सबसे सेफ जगह थी। दूसरी मंजिल की बैल्कनी पर खड़े होकर वह दूर देखने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। दूर एक बिल्डिंग की 27वीं मंजिल पर उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ देख रहे थे। अपनी एक्सीलेंट आईसाइट की वजह से उसे यकीन था कि यह वही जगह है जहां नंदिनी का परिवार रहता था। उस समय निखिल, लीला, ललित और कई मेहमान वहां मौजूद थे। एक अधेड़ औरत ने एक्साइटेड होकर कहा, क्या यह पोलर्टन का सबसे महंगा विला नहीं है? बिल्कुल सही, इसकी कीमत अरबों में है। अफसोस की बात है कि यह पहले ही बिक चुका है, वरना निगेल इसे मेरी बहन को गिफ्ट करने वाला था, उसने घमंड भरे अंदाज में कहा। लेकिन उसकी नजर थोड़ी कंफ्यूज्ड लग रही थी। उसकी आई साइट इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह हर्षित की धुंधली प्रोफाइल को पहचान नहीं पाई। वह आदमी हर्षित जैसा क्यों लग रहा है? लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, वह तो कोई नहीं है। देखो, यह सुप्रीम विला का मालिक होगा, अधेड़ औरत ने जेलसी से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। वह तो काफी जवान भी दिखता है, अगर इसे सोफी पसंद आ जाए तो कितना अच्छा होगा। महिला के पीछे एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। माँ, भले ही मेरा बॉयफ्रेंड सुप्रीम विला के मालिक जितना अमीर ना हो, लेकिन वह पोलर्टन में जाना माना इंसान है। आखिर वह मिस्टर एलबी का बेटा है। सोफी वर्मा ने जिस शख्स का जिक्र किया था उसका नाम लुकास एलबी था, जो जेन और टायसन के साथ खड़ा था। सोफी ने थोड़ी जलन के साथ कहा, अगर हम इसे इस तरह कहें तो नंदिनी मुझसे ज्यादा लकी है कि निगेल उसे पसंद करता है। वह हर्षित से कहीं बेहतर है। निखिल ने गुस्से में अपने होंठ भींच लिए। हर्षित? वह तो बस कूड़ा कचरा है। काफी देर तक बड़बड़ाने के बाद उसने पर्दे बंद कर दिए। इस बीच हर्षित बेसमेंट में एंटरटेनमेंट रूम में पहुंच गया। यह एक ऐसा रूम था जिसमें एक बॉक्सिंग जिम और शूटिंग रेंज था। वहां एक आदमी बिना शर्ट पहने बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। लुकास, जिसे पोलर्टन के टॉप स्ट्राइकर के नाम से भी जाना जाता था, अपने दमदार और एक्सप्लोसिव बॉक्सिंग स्किल्स के लिए फेमस था। वह 50 से ज्यादा का नहीं लगता था। उसकी स्किन सांवली थी, हाइट औसत थी और उसकी आंखें इतनी शार्प थीं कि कई लोग उनसे डर सकते थे। लुकास पागल था, खासकर इस बात को लेकर कि उसने परजीवी को पोलर्टन से कैसे बाहर निकाला। जब उसने हर्षित को देखा तो वह एक पल के लिए चौंक गया। तो यह हर्षित है, वही व्यक्ति जिसने बाधाओं को अपने पक्ष में मोड़कर क्रूसेडर को हराया? क्या वह थोड़ा छोटा नहीं है? वह मेरे बेटे की उम्र के बराबर दिखता है। उसने चंद्रकांत की ओर संदेह भरी निगाहों से देखा। क्या बूढ़े ने सड़क पर कोई ऐसा आदमी ढूंढ लिया है जो लॉर्ड चतुर्वेदी कहला सके? क्या आप लॉर्ड चतुर्वेदी हैं? लुकास ने पूछा। उसके स्वर में विनम्रता का एक भी संकेत नहीं था। तुरंत ही चंद्रकांत के चेहरे पर उदासी छा गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह लॉर्ड चतुर्वेदी है। लुकास ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे आपकी बात मानने में कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि आपको मुझे अपनी योग्यता दिखानी होगी, अन्यथा मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा कि आप हर्षित हैं। हर्षित हंसा। मैं ऐसा कैसे करूं? मुझे हराओ, लुकास ने जवाब दिया। उसे एक बैरेट दे दो। हर्षित ने कमरे के कोने की ओर इशारा किया जहां कई राइफलें रखी हुई थीं। चंद्रकांत और लुकास दोनों ही दंग रह गए, क्योंकि बैरेट एक भारी स्नाइपर राइफल थी जिसकी शूटिंग रेंज 1500 मीटर थी और कवच भेदी गोला बारूद से भरी हुई थी। यह रडार को नष्ट कर सकती थी। स्टेशन, ट्रकों और यहां तक कि लड़ाकू विमानों पर भी हमला किया जा सकता था। तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? चंद्रकांत को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हर्षित ने जवाब दिया। बस चलो शुरू करते हैं। लुकास ने बैरेट को अपने हाथों में थामते हुए अपनी त्वचा पर रोंगटे खड़े होने का अनुभव किया। क्या वह पागल है? हर्षित ने कहा। आओ और मुझे गोली मार दो। चंद्रकांत उसे हतप्रभ होकर देख रहा था। पोलर्टन में आए उसे कुछ साल हो गए थे, लेकिन यह पहली बार था जब उसने किसी को बैरेट से खाली हाथ लड़ते देखा था। चलो। हालांकि चंद्रकांत को डर लग रहा था, लेकिन उसने हर्षित के आदेशों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की।
हालांकि उसके दिल में प्रत्याशा की भावना थी, क्योंकि तरुण हमेशा हर्षित की प्रशंसा से भरा रहता था। हालांकि उसने कभी नहीं देखा था कि बाद वाला कितना शक्तिशाली था। यह सुनते ही लुकास ने फर्श पर घुटने टेके और राइफल को सीधा हर्षित की छाती पर निशाना साधा। दांत पीसते हुए उसने ट्रिगर खींच दिया। टकराना। लुकास का पूरा शरीर जोरदार झटके से कांप उठा। बंदूक की फायरिंग की प्रतिध्वनि के बाद थूथन से हरे रंग का पाउडर फूट पड़ा। गोली को घूरते हुए हर्षित ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। फिर उसने उसे जोर से दबाया और अंगूठे से कुचल दिया। उन्होंने अपना अंगूठा ऊपर उठाकर दिखाया कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। विकृत गोली उसके हाथ से गिरकर एक आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ी। चंद्रकांत ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, जबकि लुकास सदमे में जम गया। क्या वह इंसान भी है? वह अपने हाथों से बैरेट की गोली कैसे पकड़ सकता है? आखिर क्या हुआ? क्या बकवास है? लुकास चिल्लाया। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। हर्षित ने उदासीनता से उत्तर दिया, क्या यह आपके लिए पर्याप्त सबूत है? बेशक। लुकास तुरंत अपने होश में आया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आपको नमस्कार हर्षित, मैं बहुत प्रभावित हूं और हार मानने को तैयार हूं। आप उठ सकते हैं। हर्षित सोफे पर बैठ गया और उसकी ओर देखने लगा। अभी आपकी मुक्केबाजी तकनीक को देखते हुए क्या आप ऑक्टागन पंच का अभ्यास कर रहे हैं? लुकास ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। तुम्हें यह कैसे पता चला? आखिरकार ऑक्टागन पंच इतिहास में बहुत पहले ही खो चुका था और जिस व्यक्ति ने उसे सिखाया था उसका कई वर्षों पहले निधन हो चुका था। मुझे एक बार इसके वंशज से मिलने का मौका मिला था। हर्षित यादों में खोया हुआ लग रहा था। चलो इस बारे में बात नहीं करते। परजीवी की वापसी के साथ आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? लुकास ने जवाब दिया, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। उन्हें खत्म कर देना? अगर यह इतना आसान होता तो चिलियार्ड एवियन ने यह मिशन मुझे नहीं सौंपा होता। यह इतना आसान नहीं होगा, हर्षित ने समझाया। अभी आपका मिशन पोलर्टन के पूर्व पर नजर रखना है। वहां कुछ बंदरगाह हैं, इसलिए अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले तो चंद्रकांत को रिपोर्ट करें। हर्षित के गंभीर चेहरे को देखकर लुकास ने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, मैं इस इमारत की सुरक्षा व्यवस्था तुम्हें सौंप दूंगा। आज से किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, हर्षित ने निर्देश दिया। हाँ, लॉर्ड चतुर्वेदी। लुकास हर्षित से वाकई प्रभावित था। वह अपने नंगे हाथों से बैरेट की गोली को कैसे रोक सकता था? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुरंत उसने अपने बेटे पर नजर रखने का फैसला किया ताकि वह हर्षित को नाराज न करे। यदि उनके बेटे ने गलती से हर्षित को उकसा दिया तो उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। हर्षित ने पूछा, साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में आपका क्या विचार है? चंद्रकांत ने जवाब दिया, भूमि पुनर्ग्रहण की स्वीकृति जारी होने के बाद हम आधिकारिक तौर पर परियोजना शुरू कर सकते हैं। हमें उस भूमि का क्या करना चाहिए जो पुनः प्राप्त हो गई है? योजना का पालन करें, एक विश्व स्तरीय प्रयोगशाला और डेटा एकीकरण केंद्र बनाएं। बाकी का फैसला आप कर सकते हैं। मुझे साधारण व्यावसायिक घर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हर्षित ने कहा। कुछ देर बातें करने के बाद उसे रीना का फोन आया। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, हर्षित ने कहा। लावण्या को भी आमंत्रित करें। दोपहर के समय उसकी मुलाकात रीना और लावण्या से हुई। रीना ने एक टोपी और एक मुखौटा पहना हुआ था जो उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक रहा था और केवल उसकी लाल आंखें ही दिखाई दे रही थीं। इसके विपरीत लावण्या ने एक ऑफ शोल्डर लॉन्ग स्लीव टॉप और एक प्लीटेड स्कर्ट पहनी हुई थी जिससे उसकी सीधी और पतली टांगें दिख रही थीं, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आप कैसे हैं? क्या आप अभी भी इसे सहन कर सकते हैं? हर्षित ने मुस्कुराते हुए पूछा। जवाब में रीना ने उसे घूरते हुए कहा, आप निश्चित रूप से अंगरक्षक नहीं हैं। उसकी आंखें जिज्ञासा से बड़ी हो गईं। यह आदमी बहुत रहस्यमय है। उसने एक वाक्य से वसुंधरा का मन बदलने में कामयाबी हासिल कर ली। कोई भी सेलिब्रिटी उसके लाल हंसों का विज्ञापन करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यह बम के लाल तार को काटने के बराबर होता। एक छोटी सी गलती और सेलिब्रिटी को अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ती।
यहां तक कि लोवे परिवार का स्तंभ भी इसमें शामिल नहीं होना चाहेगा। शुरू में तो वसुंधरा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने वापस फोन किया और कहा कि वह इस मामले पर हर्षित से पहले ही चर्चा कर चुकी है। इस बीच लावण्या ने हंसते हुए कहा, वह वास्तव में मेरा ही एक अंगरक्षक है। मुझे उसे हर महीने 5,000 देने पड़ते हैं। जाहिर है रीना आश्वस्त नहीं थी। खाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। कुछ ही देर बाद हर्षित ने बेनेट के बैग से चुराया हुआ कागज निकाला और रीना को थमा दिया। बाद वाले के चेहरे पर गंभीरता आ गई और वह लावण्या के पास बैठ गई। यह सिफर टेक्स्ट के नवीनतम संस्करण में लिखा गया एक जरूरी दस्तावेज है। पैपिलॉन ने 50 साल पहले इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था। अपना सिर उठाते हुए रीना ने पूछा, आपको यह कहां से मिला? हर्षित ने उत्तर दिया, मैंने 4 चेहरे वाले देवदूत का सफाया कर दिया है, बेनेट। एक क्षण में रीना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्यों? क्या तुम उसे जानते हो? आदमी ने हैरान होकर पूछा। 10 साल पहले मैं कोयस क्लब की सदस्य थी और तब मैंने इस तरह के सिफर टेक्स्ट को सीखा था। बेनेट मेरे शिक्षक थे। बाद में पैरासाइट के साथ कुछ हुआ और रातों रात बेस नष्ट हो गया। सभी सदस्य अलग हो गए। उस समय हमारे पास कोई नाम नहीं था और हम संवाद करने के लिए केवल कोड नामों का इस्तेमाल करते थे। बेनेट और पैरासाइट के भागने के बाद हमारा उनसे संपर्क टूट गया, रीना ने बताया। कोयस क्लब उस समय दुनिया का शीर्ष शैक्षणिक समूह था। हर सदस्य उच्च बुद्धि वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति था। स्वाभाविक रूप से हर्षित को कोयस क्लब के अस्तित्व के बारे में अच्छी तरह से पता था। वह संगठन बुरा नहीं था और चिकित्सा अनुसंधान, वैज्ञानिक अध्ययन, पशु और पौधे अनुसंधान आदि पर केंद्रित था। इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे शायद ही पता था कि एक महिला जो कमजोर दिख रही थी वास्तव में कोयस क्लब की सदस्य थी। मैं भी। शायद बेनेट ने दस्तावेज को पोलर्टन में वापस इसलिए लाया क्योंकि वह हमें ढूंढना चाहता था, लावण्या ने स्पष्ट रूप से कहा। दस्तावेज में क्या लिखा है? हर्षित ने पूछा। अगले ही पल लावण्या और रीना ने सिफर टेक्स्ट को समझना जारी रखा। 1 घंटे तक इस पर काम करने के बाद उन्होंने अपने सिर उठाए। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। सामग्री पूरी नहीं है, लेकिन इसमें एक बात का उल्लेख है। इसमें बेनेट को बेस पर जाने और 1000 नमूने लाने का आदेश दिया गया है। कौन सा नमूना? रीना ने कहा। हमारे देश के 1000 नागरिकों के लार, मूत्र और रक्त के नमूने। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए हर्षित ने पूछा। आनुवंशिक अनुसंधान? पक्का नहीं, लावण्या ने आह भरते हुए जवाब दिया। तुरंत ही हर्षित गहरी सोच में डूब गया और उसकी निगाहें धुंधली पड़ गईं। अगर इसमें वाकई आनुवंशिक शोध शामिल है तो परजीवी को वाकई मरना चाहिए। अगर इन नमूनों को विदेश में तस्करी कर लाया गया तो इसके परिणाम भयंकर होंगे, रीना ने कहा। दस्तावेज पर दिए गए निर्देश अस्पष्ट हैं। इसमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि नमूने किसे सौंपे जाएं और आधार कहां है। कुछ क्षण बाद हर्षित ने अपनी पीठ सीधी की और बोला, ठीक है, मैं इसकी जांच करूंगा। तैयारी कैसी है? रीना अपने लाल हंसों के जिक्र पर तुरंत ही रोमांचित हो गई। लगभग हो गया। ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन नकारात्मक टिप्पणियां छोड़ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 10 मिलियन से ज्यादा लोग मुझसे नाराज हैं। यहां तक कि जब इतने सारे नफरत करने वाले लोग ऑनलाइन उस पर हमला कर रहे थे, तब भी वह परेशान नहीं हुई। पोलर्टन टेलीविजन कब आएगा? हर्षित ने पूछा। सिर हिलाते हुए रीना ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। यह एक सरकारी स्वामित्व वाला टेलीविजन स्टेशन है। यह आसान नहीं होगा। हर्षित ने सुझाव दिया। अपने बारे में रिपोर्ट करने के लिए किसी को ढूंढो, रीना ने कहा। मैंने पहले भी कोशिश की थी लेकिन कोई नहीं आया। यह सुनकर वह आदमी हंसा। क्या होगा अगर तुम्हें कोई ऐसा विषय मिल जाए जिसमें दूसरों की भी रुचि हो? कौन सा विषय? रीना उत्सुक थी। मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा बॉयफ्रेंड है जो आपको पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने उसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद वह आपकी छोटी बहन को डेट करने लगा। आपके प्रति उसका प्यार नफरत में बदल गया है, इसलिए उसने जंगली लाल हंस खाने के लिए आपकी शिकायत की और सबूत देता रहा कि आपके लाल हंस जंगल में पकड़े गए थे। क्या यह विषय जनता और पोलर्टन टेलीविजन की रुचि को बढ़ाएगा?
रीना एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। पॉलटन टेलीविजन निश्चित रूप से इसमें रुचि रखेगा, क्योंकि भावनात्मक कार्यक्रम उनका प्राथमिक फोकस थे। उदाहरण के लिए, जब एक पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया, तब भी वह उसके साथ रहा और कभी नहीं छोड़ा। या एक पति था जिसकी कई पत्नियां थीं और पॉलटन टेलीविजन का रिपोर्टर विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। एक और उदाहरण एक पति का था जिसने एक ही समय में 2 बहनों से शादी की और उसे द्विविवाह के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। यद्यपि वे कहानियां तुच्छ और नाटकीय थीं, फिर भी दर्शकों को उन्हें देखने में आनंद आया। रीना आश्चर्यचकित थी। दूसरी ओर लावण्या ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, आपने प्रचार पाने के लिए पॉलटन टेलीविजन का उपयोग करके कितनी चतुराई दिखाई। बेशक इसका आपकी प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्या आपका बॉयफ्रेंड इसके लिए सहमत होगा? हर्षित ने पूछा। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, रीना ने जवाब दिया। मुझे खेद है, मुझे लगा कि आपकी उम्र में आपके पास एक होगा। यह सुनकर लावण्या ने घृणा से अपने होंठ हिलाए। रीना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने शांति से जवाब दिया, ठीक है, मैं तुरंत व्यवस्था कर दूंगी। फिर उसने हर्षित को घूर कर देखा और बिना कुछ खाए ही चली गई। मुझे लगता है कि वह आप में रुचि रखती है, लावण्या ने टिप्पणी की। उदासीन चेहरे के साथ हर्षित ने टिप्पणी की, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तुम मुझे क्यों नहीं मानते? यह कहकर वह उसके पास आई और उसे एक मीठी खुशबू का एहसास हुआ। कौन ज्यादा सुंदर है, दीवा या मैं? हर्षित अपने सामने खड़ी महिला को देखे बिना नहीं रह सका। लावण्या एक सुडौल सुंदरी थी। न केवल उसका फिगर अच्छा था, बल्कि वह जानकार भी थी। फिर उसने उसके गोरे और दुबले कंधे और गहरी क्लीवेज देखी। उसका स्वभाव नंदिनी से अलग था। नंदिनी आकर्षक होने के साथ साथ कोमल भी थी। वह ऐसी महिला थी जो अच्छी प्रेमिका तो बन सकती थी, लेकिन अच्छी पत्नी नहीं। तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो, उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उसके कंधे पर झुकते हुए उसने कहा, तो कृपया मेरे बारे में सोचिए। मेरे माता पिता जल्द ही पॉलटन आ रहे हैं। वे मेरे लिए एक प्रेमी ढूंढना चाहते हैं। यह कहकर उसने उसकी ओर दयनीय दृष्टि से देखा। उसके माता पिता, चौहान परिवार के बुजुर्ग? क्या तुम मुझे अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो? उसने पूछा। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को